7 साल हो गए, लेकिन तुम्हारी औकात आज भी नौकरानी जैसी ही है। जल्दी खाना परोस, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। भाभी को देखो, एनिवर्सरी में भी वेट्रेस लग रही हैं। मेरा नाम तन्वी है। मैं AN साल की हूँ। मेरी शादी को आज ठीक 7 साल हो गए हैं। 7 साल, यह सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर असल में ये 7 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। शायद इसलिए कि हर दिन एक जैसा था। सुबह उठना, उनके लिए चाय बनाना, उनके कपड़े निकाल कर रखना, उनके जूते पॉलिश करना, उनका नाश्ता परोसना, फिर उनके जाने के बाद घर झाड़ू पोंछा करना, बाजार से सब्जी लाना, खाना बनाना, और शाम को जब वह लौटते तो उनकी थकान उतारने के लिए पैर दबाना। यही मेरी जिंदगी थी। मैं ये सब शिकायत के लिए नहीं कह रही। ये वही काम है जो हर पत्नी करती है, पर फर्क यह है मैं पत्नी थी पर नौकरानी की तरह रखी गई थी, और वह मेरे पति थे, पर उनके लिए मैं सिर्फ एक नाम था, घर की औरत। मेरे पति का नाम है रजत। वह एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप के हेड हैं। पैसा है, नाम है, शोहरत है। उनके पिता भी बड़े बिजनेसमैन थे। उनका पूरा परिवार ठाट बाट वाला, बड़े बड़े बंगले, विदेशों में छुट्टियां, महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े। और मैं एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी। पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, माँ गृहिणी। हमारे घर में महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते थे, पर प्यार था। बस प्यार रजत से मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वह वहाँ MBA कर रहा था, मैं BA। हम एक ही कॉलेज में थे, पर दो अलग दुनियाओं के। वह अपनी BMW में आता था, मैं साइकिल से, पर फिर भी उसे मुझ में कुछ दिखा। उसने मुझसे बात की, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार, और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। उस वक्त मुझे लगा था सपना सच हो गया। एक गरीब लड़की का अमीर लड़के से प्यार, और उसने सच में शादी कर ली। फिल्मों जैसी कहानी, पर फिल्मों में आगे क्या होता है वह नहीं दिखाते। शादी के बाद मैं उनके घर आ गई। सास ससुर, 2 नंदे, एक देवर, सब एक बड़े से बंगले में। मैंने सोचा अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, पर मैं गलत थी। शुरू के कुछ महीने सब ठीक रहा। रजत मुझसे प्यार करता था, मेरा ध्यान रखता था, पर धीरे धीरे उसके परिवार ने मुझ पर काम लादना शुरू कर दिया। पहले छोटे छोटे काम, अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े प्रेस करना, फिर बढ़ते गए। सास ने कहा, बहू तुम्हारी सहेली के घर जैसा नहीं है यहाँ सबको काम करना पड़ता है। देवर कहता, भाभी चाय बना दो। नंदे कहती, भाभी मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। और रजत, वह चुप रहता था। कभी बोलता, थोड़ा मदद कर दिया करो। वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। मेरे पास कोई काम नहीं है। यह बात उसने 7 साल में सैकड़ों बार कही। जैसे मैं पढ़ी लिखी थी, मेरे पास डिग्री थी, मैं नौकरी कर सकती थी, पर उसे मंजूर नहीं था। उसके परिवार को लगता था, बहू अगर काम पर गई तो लोग क्या कहेंगे। अमीर परिवार की बहू को काम नहीं करना चाहिए, उसे घर संभालना चाहिए। तो मैंने घर संभाला, इतना कि मैं घर की नौकरानी बन गई। 7 साल में मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न कपड़े, न गहने, न घूमने जाने के लिए। बस उनकी खुशी में खुश रही। पर आज सब कुछ बदलने वाला था, हालांकि उस वक्त मुझे नहीं पता था। आज हमारी 7वीं सालगिरह थी। 7 साल। मैंने पूरे हफ्ते सोचा था कि रजत कुछ प्लान करेगा। शायद किसी अच्छी जगह डिनर के लिए ले जाए, शायद कोई गिफ्ट दे। मैंने उससे कुछ दिन पहले पूछा था, रजत सालगिरह पर क्या करेंगे? उसने बिना सिर उठाए कहा, कुछ प्लान है, बाद में बताऊंगा। मैं खुश थी। उसने प्लान कहा था, यानी वह कुछ सोच रहा था। शायद वह पुराने दिन याद कर रहा था, कॉलेज के दिन, प्यार के दिन, जब उसकी नज़रों में मेरे लिए वही चमक थी जो आज कहीं खो गई थी। मैंने सुबह जल्दी उठकर खासकर उसके लिए गर्मागर्म आलू के पराठे बनाए, उसकी पसंदीदा चाय,
उसका सूट निकालकर प्रेस किया, उसके चमड़े के जूते पॉलिश किए, सब कुछ वैसा ही जैसा हर दिन करती थी। पर आज मैं मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी शाम को क्या होगा, कहाँ ले जाएगा, क्या गिफ्ट देगा। रजत ने चाय पी, पराठे खाए, अखबार पढ़ा और जाते जाते बोला, आज शाम को घर पर बड़ी डिनर पार्टी है, करीब 50 लोग आएंगे, सारी तैयारी करना। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। डिनर पार्टी? हमारी सालगिरह पर? हाँ, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लोग, तुम संभल कर कुछ अच्छा बनाना, मैं शाम को लौटूंगा। उसने अपने जूते पहने और बिना पीछे देखे चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ में चाय का कप था। प्रेस किए हुए उसके सूट की हवा अब ठंडी हो चुकी थी। ब्यूटी पार्लर वाली बहन पूजा, जो हर महीने आती थी, उस दिन आई। उसने पूछा, भाभी आज कुछ खास करूं, मेहंदी लगा दूं, फेशियल कर दूं? मैंने कहा, नहीं पूजा, कोई जरूरत नहीं। पूजा बोली, पर भाभी आपकी सालगिरह है ना, शाम को तो कुछ तो करें। मैं बाहर देखती रही। बंगले के बाहर पहले से ही डेकोरेटर्स आ चुके थे। रजत ने उन्हें बुला भेजा था, पर सजावट उनके बिजनेस पार्टनर्स के स्वागत के लिए थी, मेरे लिए नहीं। मैंने दोपहर तक खाना बनाया, तरह तरह के व्यंजन, पनीर, मटन, बिरयानी, सलाद, मिठाई। 10 लोगों के लिए नहीं, 50 लोगों के लिए। 2 नौकर थे, पर मुख्य काम मुझे करना था। सास आई, मुझे देखा, हाथ में पानी था। बोली, ठीक से बनाना, सब बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर हिलाया। जी, शाम को 5 बजे मैंने नहाया। मेरे पास पहनने के लिए कुछ खास नहीं था, बहुत दिनों से नहीं खरीदा था। सास को पता था, पर उन्होंने कभी कुछ देने की जहमत नहीं उठाई। मैंने एक साधारण सूती साड़ी पहन ली, बिना जेवर के, बिना मेहंदी के। बस चेहरे पर हल्का पाउडर लगा लिया। आईने में देखा, यह मैं थी, वही लड़की जिसे रजत कॉलेज में चाहता था। पर आज वह सिर्फ उसके घर की नौकरानी लग रही थी। शाम को 7 बजे मेहमान आने लगे। महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, हीरे जवाहरात, औरतों के गहनों की चमक से बंगला जगमगा रहा था। बच्चे दौड़ रहे थे, शराब के गिलास चमक रहे थे। रजत बाहर खड़ा था, ब्लैक ब्लेजर में, बालों में जेल लगाए, बिल्कुल हैंडसम लग रहा था। वह मेहमानों से हाथ मिला रहा था, हंस रहा था, बातें कर रहा था। और मैं रसोई में खड़ी थी, परोसने के लिए थालियां सजा रही थी, एक नौकरानी की तरह। तभी रजत का एक दोस्त अंदर आया। उसने पूछा, रजत तुम्हारी पत्नी कहाँ है? आज सालगिरह है ना तुम्हारी, उनसे तो मिलाओ। रजत ने बिना भौहें हिलाए कहा, वह रसोई में व्यस्त है। आओ चलते हैं, मैं तुम्हें अन्य लोगों से मिलवाता हूँ। रसोई में आवाज़ साफ सुनाई दी। मेरे हाथ में थाली थी, मैंने उसे टेबल पर रख दिया। वह मुझे अपने दोस्त से नहीं मिलवाना चाहता था। मैं उसकी पत्नी थी, उसकी शादी की 7वीं सालगिरह थी। वह अपने दोस्त को कह रहा था कि मैं व्यस्त हूँ। मैं रसोई से बाहर आई। मैंने सोचा शायद मैं गलत समझ रही हूँ, शायद वह बाद में मिलवाएगा। पर जब शाम के 9 बज गए तब मैं केवल खाना परोस रही थी। मेहमान बैठे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, हंस रहे थे, और मैं उनके सामने खाना रख रही थी, बिल्कुल नौकरानी की तरह। न कोई दोस्ताना अंदाज, न कोई पत्नी वाला दर्जा, बस एक चेहरा जो काम कर रहा था। एक महिला अतिथि ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ काम करती हो, कितनी देर से हो? मैं मुस्कुरा दी, साल से। उसे नहीं पता था कि मैं उस महिला के बारे में बात नहीं कर रही थी जो इस घर में आकर काम करती हैं। मैं अपनी शादी के बारे में बोल रही थी। उस महिला ने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। वह मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ी रही। थाली हाथ में, साड़ी के आंचल में दाल का एक दाग लग चुका था। मैंने उसे छुपाने की कोशिश की, पर वह साफ दिख रहा था, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। दाग तो था, पर कोई देखना नहीं चाहता था। रात के करीब 10 बज गए थे। मेहमान अब जाने लगे थे। कुछ लोग बाहर खड़े थे, रजत से हाथ मिला रहे थे। मैं रसोई में बर्तन समेट रही थी। मेरे हाथ में गरम गरम थालियां थीं, पर मुझे जलन महसूस नहीं हो रही थी।
क्योंकि अंदर का दर्द उस जलन से कहीं ज्यादा था। तभी रजत रसोई में आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, खाना अच्छा बना था, सबको पसंद आया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में शराब का गिलास था, आंखें थोड़ी नशीली थीं। रजत, आज हमारी 7वीं सालगिरह है। हाँ, मुझे पता है। तुमने मुझे आज पूरे दिन एक बार भी अकेले में बात करने का मौका नहीं दिया। सुबह चले गए, शाम को मेहमान आ गए और अब तुम नशे में हो। उसने गिलास टेबल पर रखा। आवाज में चिड़चिड़ापन था। तन्वी, हर साल सालगिरह ही तो आती है, कोई पहली बार नहीं है। और आज मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे। तुम थोड़ा समझो। मैं समझती हूँ रजत, 7 साल से समझ रही हूँ, पर आज कम से कम तुम मुझसे एक बार पूछ सकते थे कि मैं कैसी हूँ। उसने आंखें घुमाई। तुम कैसी होगी? तुम यहाँ हो, सब ठीक है। तुम्हारे पास खाने को है, रहने को है, कोई कमी नहीं है। औरतें तुम्हारी जगह पाने के लिए तरसती हैं। मैं चुप हो गई। उसने फिर से गिलास उठाया और बाहर चला गया। रात के अंधेरे में उसके जाने की आवाजें, कदमों की कार की, सब धीरे धीरे दूर हो गईं। मैंने बर्तन धोए, रसोई साफ की, बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा, सुबह के लिए रोटियां बेल कर रख दी। जब मैंने अपना काम खत्म किया तो रात के 12 बज गए थे। 7वीं सालगिरह खत्म हो चुकी थी। बिना किसी तोहफे के, बिना किसी बात के, बस बर्तनों की खनक के साथ मैं अपने कमरे में गई। रजत बेड पर लेटा था, होश में था या बेहोश पता नहीं। मैंने लाइट बंद कर दी, उसकी तरह पीठ करके लेट गई। आंखें खुली रहीं। मुझे वह दिन याद आया जब रजत ने पहली बार मुझसे कहा था, तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो तन्वी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। आज वही आदमी मेरे बगल में लेटा था, पर शून्य था। मैं उसके बिना अधूरी थी, पर उसे मेरे अधूरेपन का एहसास नहीं था। मैं उठी, चुपके से बाहर निकल आई। पूरा घर सो रहा था। मैं बालकनी में गई। ठंडी हवा चल रही थी। सामने बड़े बड़े बंगले थे, सबकी लाइटें बंद थीं, लगभग सबकी। बस एक बंगले की बालकनी में एक औरत खड़ी थी, दूर पर साफ दिख रही थी, लगभग मेरी ही उम्र। वह भी मेरी तरफ देख रही थी। 2 अजनबी, 2 टूटी हुई औरतें रात के अंधेरे में एक दूसरे को देख रही थीं। उसने हाथ हिलाया, मैंने हाथ नहीं हिलाया, पर मैं समझ गई वह भी किसी न किसी दर्द में थी। शायद किसी अनदेखी जिंदगी में कैद थी। शायद वह भी मेरी तरह कभी बहुत प्यार करती थी किसी को, और आज वह प्यार सिर्फ नाम भर रह गया था। मैं वहां करीब आधे घंटे खड़ी रही, फिर अंदर आ गई। अगली सुबह रजत जल्दी उठा। आज उसे ऑफिस नहीं जाना था। वह नाश्ता करने बैठा तो मैंने सोचा शायद अब बात करेगा, शायद कल का मन रखेगा, पर उसने अखबार खोला और चुपचाप चाय पीता रहा। मैंने कहा, रजत, मैं बात करना चाहती हूँ। उसने अखबार नीचे रखा। बोलो। 7 साल हो गए। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, पर कल मैं बहुत दुखी थी। तुमने मुझे अपने दोस्त से मिलवाने से भी मना कर दिया। उसने गहरी सांस ली। तन्वी, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों पर रोती रहती हो। मैं तुमसे थक गया हूँ। थक गए हो? हाँ, तुम कभी खुश नहीं रहती, चाहे मैं कितना भी कर लूँ। तुम्हें बस रोना और शिकायत करना आता है। मैंने उसकी तरफ देखा। यह वही आदमी था जिसने मुझसे कहा था, तुम्हारी आंखों में जो नमी है उसमें मैं अपनी जिंदगी बसाना चाहता हूँ। आज वही नमी उसे बोझ लग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, उठकर रसोई में चली गई। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया, अब कोई उम्मीद नहीं रखनी, अब कोई सालगिरह, कोई तोहफा, कोई प्यार नहीं मांगना। बस जीना है एक दिनचर्या की तरह, नौकरानी की तरह। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे हाथ एक पत्र लगा। किसी ने मेरे नाम भेजा था, बिना भेजने वाले के नाम के। मैंने पत्र खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम जो सोचती हो वो सच नहीं है, सच और भी बुरा है। कल शाम कॉफी शॉप में, वही जहां तुम पहले जाती थी, उसी टेबल पर। मेरा दिल जोर से धड़का। यह कौन था? क्या जानता था? क्या छिपा था उस पत्र में?
मैंने पत्र को अपनी साड़ी में छुपा लिया। रजत को कुछ नहीं बताया। अगली शाम मैंने बहाना बनाया, सिर दर्द है, सोना चाहती हूँ। रजत ने बिना कुछ पूछे हामी भर दी। मैं घर से निकली उसी पुरानी साधारण साड़ी में, उसी बिना गहनों के, उसी तरह जैसे 7 साल पहले मैं आई थी, खाली हाथ, पूरा दिल लिए। कॉफी शॉप खाली थी। शाम का वक्त था, पर कोई ग्राहक नहीं था। मैं उसी कोने की टेबल पर बैठ गई जहां कभी रजत के साथ बैठा करती थी। 5 मिनट बाद एक महिला आई, बिल्कुल साधारण कपड़ों में। उसके चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं था। वह सीधे मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उसे पहचाना। वह वही औरत थी जो उस रात बालकनी में खड़ी थी, वही औरत जिसने मुझे हाथ हिलाया था। वह बोली, तुम तन्वी हो? मैंने सिर हिलाया। मेरा नाम सुमन है। मैं रजत के ऑफिस में काम करती हूँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। मैं चुप थी। सुमन ने आगे कहा, मैंने तुम्हें बहुत देखा है, सालों से। तुम घर में बैठी रहती हो, काम करती हो, उनकी खिदमत करती हो, और वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। तुम यह सब क्यों बता रही हो? सुमन ने गहरी सांस ली, क्योंकि मैं भी वही गलती कर चुकी हूँ। 7 साल शादी के नाम पर गुलामी की, और अब जब मैं उठ खड़ी हुई तो सोचा कि कम से कम तुम्हें तो बता दूं। तुम्हारे पति रजत, उनका और किसी के साथ अफेयर है पिछले 2 साल से। मेरी सांसें थम गईं। मैंने कहा, किसके साथ? सुमन चुप हो गई, फिर बोली, मैं अभी नाम नहीं बता सकती, पर मैं तुम्हें सबूत दूंगी, तुम अपनी आंखों से देखोगी, फिर तय करना क्या करना है। उसने अपने बैग से एक मोबाइल निकाला। उसमें कुछ तस्वीरें थीं, मुझे दिखाईं। रजत किसी और औरत के साथ था, रेस्टोरेंट में, होटल के बाहर, उसके अपने ऑफिस की पार्किंग में। सब तस्वीरें साफ थीं। रजत का चेहरा साफ दिख रहा था। मैंने फोन वापस कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये तुमने क्यों रखी? मैंने पूछा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सच जानो और फिर खुद निर्णय लो, बर्दाश्त करो या बदलो। मैंने सिर हिलाया, बहुत देर तक। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि मुझे कहना था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। उस शाम के बाद मैं अपने घर लौटी तो सब कुछ वैसा ही था। रजत सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा कि कहाँ थी, न ही उसे इस बात की परवाह थी। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई। रात को जब वह सो गया तो मैं बैठी रही। सुमन ने मुझे जो तस्वीरें दिखाई थीं, वे मेरी आंखों के सामने घूम रही थीं। रजत किसी और औरत के साथ हंस रहा था, खुश था। वह खुशी जो उसने मुझे कभी नहीं दी थी, वह किसी और को दे रहा था। मैंने उस रात फैसला कर लिया, अब और नहीं, अब चुप नहीं रहना। लेकिन फैसला करना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। अगले दिन मैंने सुमन को फ़ोन किया। उसने मुझे एक जगह बताई, एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप, दूसरी तरफ शहर में। वहाँ कोई नहीं आता था। हम मिले। सुमन अब पहले से ज़्यादा खुलकर बात कर रही थी। उसने बताया, वह खुद 3 साल पहले अलग हुई थी। उसका पति शराबी था, मारता था, उसने छोड़ दिया। अब वह अकेले रहती है, नौकरी करती है, अपने पैरों पर खड़ी है। तन्वी, तुम भी कर सकती हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पास डिग्री है, तुम नौकरी कर सकती हो। पर मैंने कभी काम नहीं किया। 7 साल से घर में बैठी हूँ। मुझे कौन नौकरी देगा? अगर तुम चाहोगी तो मैं जानती हूँ एक जगह, ट्यूशन सेंटर है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, 2 घंटे, तनख्वाह कम है, पर शुरुआत के लिए ठीक है। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे रजत को बताना होगा। बताओ। अगर वह मना करे तो? मैं चुप हो गई। सुमन ने मेरा हाथ पकड़ा। देख, मैं तुझे मजबूर नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूँ, एक बार कोशिश करके देख। दुनिया कितनी बड़ी है, तुझे पता चलेगा। मैं राजी हो गई। घर लौटकर मैंने रजत से बात की। वह अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैंने कहा, मुझे एक नौकरी मिली है, ट्यूशन पढ़ाने की, 2 घंटे रोज। उसने सिर उठाया। क्या तुम नौकरी करोगी? हाँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। घर पर बैठे बैठे मन उचाट हो जाता है। बकवास मत करो, लोग क्या कहेंगे?
मेरी पत्नी नौकरी करेगी। हमारे घर में कोई कमी है क्या? पैसे की कमी नहीं है रजत, पर मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। मैं बस रजत की पत्नी हूँ। तो क्या हुआ? औरतों की यही पहचान होती है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसे सच में यकीन था कि वह सही कह रहा है। कोई बहस करने का मन नहीं हुआ। मैं मुड़ी और बाहर आ गई। अगले दिन मैं उसी ट्यूशन सेंटर चली गई। वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी, मीरा मैडम। उन्होंने मुझसे पूछा, बच्चों को पढ़ाया है कभी? नहीं, पर मैं सीखूंगी। उन्होंने मुझे देखा। शायद मेरी आंखों में वह बात देखी जो मैं छुपा रही थी। कुछ कर गुजरने की आग। ठीक है, कल से आ जाओ, सुबह 10 से 12। और एक बात, यहाँ कोई जाति पाति नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, बस बच्चे हैं। और तुम? मैंने हाँ कह दी। अगले दिन मैं सेंटर पहुंची। वहाँ 5 बच्चे थे, छोटे छोटे, कॉपी किताब लिए बैठे। मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। पहले तो बहुत घबराहट हुई, मेरे हाथ कांप रहे थे, पर जैसे जैसे घंटा बीता घबराहट कम होती गई। एक बच्ची ने मुझसे पूछा, मैडम आपको हमारी कॉपी चाहिए? मैंने कहा हाँ। उसने अपनी कॉपी मेरे हाथ में रख दी। उसी पल मुझे लगा, मैं अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं हूँ, मैं मैडम हूँ। किसी के लिए मैं मायने रखती हूँ। यह एहसास बहुत सुकून देता था। 2 हफ्ते बीत गए। रजत को अब भी नहीं पता था कि मैं नौकरी कर रही हूँ। मैं सुबह घर का काम जल्दी निपटा देती, फिर बहाना बनाती किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। वह पूछता भी नहीं था, उसे फर्क नहीं पड़ता था मैं कहाँ जा रही हूँ। मगर एक दिन सास को पता चल गया। उनकी सहेली ने मुझे सेंटर के बाहर देख लिया था। शाम को सास ने मुझे बुलाया, तुम नौकरी कर रही हो? मैं चुप थी। हमारे घर की बहू नौकरी करेगी, लोग क्या कहेंगे? हम तुम्हें खाने को नहीं देते क्या? आप देते हैं माँ, पर मैं कुछ करना चाहती हूँ। कुछ करना है तो घर का काम करो। इतना बड़ा घर है, नौकर हैं, पर तुम्हें ही सब देखना होता है। वही तुम्हारी नौकरी है। मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात रजत ने भी मुझसे बात की। उसने कहा, माँ बहुत नाराज हैं, तुम नौकरी छोड़ दो। नहीं, क्या नहीं? मैंने कहा नहीं, यह मेरी जिंदगी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। रजत ने मुझे अजीब नजरों से देखा। शायद पहली बार मैंने उसके सामने नहीं कहा था। 7 साल में वह कुछ बोलता, उससे पहले ही मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, पर उस धड़कन में डर नहीं था। एक अलग तरह का संतोष था। मैंने अपनी बात रख दी थी। अगले दिन मैं फिर सेंटर गई। मीरा मैडम ने मुझे देखा और पूछा, सब ठीक है? हाँ, बस एक छोटी सी लड़ाई हुई। छोटी नहीं होती तन्वी। जब औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है तो वह लड़ाई हमेशा बड़ी होती है। तुम डटी रहना। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे अपनी माँ याद आ गई, जिनसे मैं 7 साल से बहुत दूर थी। बस फोन पर बातें होती थी। मम्मी कहती थी, बेटा सब ठीक है ना? वह तो तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैं उनसे झूठ बोलती थी, हाँ मम्मी सब ठीक है। अब मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उसी दिन सुमन ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में जल्दबाजी थी। तन्वी यहाँ आ जल्दी, वही कॉफ़ी शॉप, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं सेंटर से सीधे वहाँ पहुँची। सुमन पहले से थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। यह लो, अब खुद देख लो। मैंने लिफाफा खोला। उसमें तस्वीरें थीं, रजत उसके साथ। पर इस बार वह औरत, मैंने उसे पहचान लिया। मेरी सांसें थम गईं, मेरे हाथ कांपने लगे। वह औरत कोई और नहीं, मेरी अपनी सहेली थी, श्रुति, जिसके साथ मैंने कॉलेज में कमरे बांटे थे, जिसने मेरी शादी में मेरे साथ मेहंदी लगवाई थी, जिसे मैं अपनी बहन मानती थी, वह श्रुति। मैंने तस्वीरें एक एक कर देखीं। एक में रजत और श्रुति होटल के बाहर खड़े थे, दूसरे में रेस्टोरेंट में, तीसरे में रजत श्रुति को गले लगा रहा था, चौथी में उन दोनों की फोटो थी किसी पहाड़ी जगह पर, जहां रजत ने मुझे बताया था कि वह बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। सुमन बोली, अब तुम जान गई, अब फैसला तुम्हारा है। मैंने तस्वीरें वापस लिफाफे में रख दी। बोली, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। क्या
आज से नहीं जाऊंगी उस घर में जहां मैं नौकरानी हूँ, पत्नी नहीं, जहां मेरा पति मेरी सहेली के साथ सो रहा है। मैं वहां नहीं रह सकती। सुमन ने मेरा हाथ पकड़ा। तो अब क्या करोगी? अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। पहले सोचती थी शायद रजत बदल जाएगा, पर वह कभी नहीं बदलेगा। मैं बदलूंगी। उसी रात मैं घर नहीं गई, मैं सुमन के घर गई। एक छोटा सा कमरा था उसके पास, उसने मुझे रख लिया। रजत को कुछ नहीं बताया, फोन बंद कर दिया। रात भर मैं बैठी रही, रोई नहीं, आंसू खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ आग थी कुछ कर दिखाने की। 3 दिन बीत गए, मैंने अपना फोन ऑन नहीं किया। रजत ने सैकड़ों बार फोन किया होगा, पर मैंने देखा नहीं। सुमन के घर में रहना अजीब लग रहा था, पर उससे ज्यादा अजीब उस घर में रहना था जहां मैं 7 साल गुलाम रही। चौथे दिन मैंने फोन ऑन किया। ओनच मिस्ड कॉल्स थी, 30 मैसेज, सब रजत के थे। पहले उसने नाराजगी दिखाई, फिर थोड़ा प्यार, फिर गुस्सा। उसने लिखा, तन्वी तुम कहाँ हो? माँ बहुत परेशान है, लोग क्या कहेंगे? मेरे घर की औरत भाग गई। यह तुमने क्या कर दिया? मेरे घर की औरत। शब्दों पर गौर किया। औरत नहीं, मेरे घर की औरत। मानो मैं कोई चीज हूँ, कोई जिन्स जो उसके कब्जे में थी और अब खो गई है। मैंने एक मैसेज लिखा, मैं ठीक हूँ, मुझे ढूंढो मत, आगे वकील के जरिए बात करूंगी। भेज दिया, फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। सुमन ने मुझे देखा, बोल दिया, हाँ अच्छा किया, अब पीछे मत हटना। नहीं हटूंगी। अगले दिन मैं मीरा मैडम के पास गई, उन्हें सब बता दिया। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। बेटा तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, बहुत कम औरतें ऐसा कर पाती हैं, पर अब आगे की लड़ाई और भी मुश्किल है। तुम्हारे पति अमीर हैं, उनके पास पैसा है, वकील है, तुम अकेली हो। मैं अकेली नहीं हूँ, आप हो, सुमन है, और मेरे अंदर जो आग लगी है वह है। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मीरा मैडम ने अपने परिचय के एक वकील से मेरी बात करवाई। नाम था अरविंद श्रीवास्तव, उम्र करीब 50 के करीब, बहुत शांत आवाज, सीधी बात। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, घर से निकलने का कारण, सालों की मानसिक प्रताड़ना, रजत का श्रुति के साथ संबंध। मैंने उन्हें वो तस्वीरें भी दिखाई जो सुमन ने दी थी। उन्हें देखकर वकील साहब ने सिर हिलाया। ये काफ़ी हैं, हम तलाक का केस दायर कर सकते हैं, साथ ही गुजारा भत्ता और तुम्हारी निजी संपत्ति का भी दावा कर सकते हैं। मैंने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस आज़ादी चाहिए। वकील साहब मुस्कुराए। यही बात हर औरत कहती है बेटा, पर कानून तुम्हें पैसा दिलवाता है, वह भी तुम्हारा हक है, लो। मैंने हाँ कर दी। केस दायर हो गया। रजत को नोटिस मिला। उस रात मुझे सुमन के कमरे में बैठे मालूम हुआ कि रजत और उसके पूरे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। उनकी इज्जत को ठेस लगी थी। एक साली बात, उन्हें मेरे जाने का दुख नहीं था, बल्कि लोगों के सामने बदनामी का डर था। अगले दिन मेरी माँ का फोन आया, उन्हें सब पता चल गया था। रजत ने खुद फोन किया था और मेरे खिलाफ मेरी माँ को भड़काया था। माँ रो रही थी, बेटा तूने ये क्या कर दिया, घर छोड़ दिया, हमारी इज्जत का क्या होगा, तू वापस चली जा, उससे बात कर। माँ, क्या आपको पता है उसने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि बेटी का घर टूट जाता है तो औरत पर ही ठप्पा लगता है, हम सब बदनाम होंगे। मैं चुप हो गई। माँ से कुछ कहने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने 7 साल में कभी मेरे दर्द के बारे में नहीं पूछा था, उन्हें सिर्फ लोगों की बातों का डर था। मैंने फ़ोन रख दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। सुमन ने रोने दिया, फिर बोली, रोले पर रोकर हौसला मत हार, तू अकेली नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में मेरी जिंदगी ने पूरा करवट ले ली। मैं सुबह सेंटर जाती, बच्चों को पढ़ाती, फिर शाम को वकील साहब से मिलती। रजत ने जवाबी दावा ठोंक दिया था। उसने कहा कि मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूँ, मैं घर छोड़कर भाग गई, उस पर झूठे आरोप लगा रही हूँ। एक दिन अदालत में सुनवाई थी। मैं पहली बार अपने ससुराल वालों को उस घर के बाहर देख रही थी। रजत, उसकी माँ, उसके पिता,
सब चेहरे पर गुस्सा था। मुझे देखा तो रजत की माँ ने मुंह फेर लिया। रजत ने मुझसे कहा, तन्वी एक बार बात कर लेते हैं। मैं चुप रही। तुम बच्चा नहीं हो, घर छोड़कर भागने से कोई समस्या नहीं सुलझती। मैंने उसकी तरफ देखा। घर छोड़कर नहीं भागी, खुद की इज्जत बचाने निकली हूँ। इज्जत? 7 साल से मेरे घर में रह रही हो, हमने कब कोई इज्जत नहीं दी? आपने 7 साल में कभी मुझसे पूछा नहीं कि मैं कैसी हूँ। आपने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने से मना किया। आपने मुझे नौकरी करने से रोका। आपने मेरे सारे फैसले खुद लिए और आपने मेरी सहेली के साथ मुझे धोखा दिया। और क्या इज्जत बची है मेरे पास? रजत चुप हो गया। उसकी माँ आगे बढ़ी। तुम हमारे घर का नाम बदनाम कर रही हो। अगर समझदार हो तो केस वापस ले लो, हम तुम्हें घर ले लेंगे। नहीं, तुम्हारी माँ रो रही है। तुम्हारे पिता को ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने कहा, ये सब उस पति की वजह से हो रहा है जिसने मुझे धोखा दिया, और उस परिवार की वजह से जिसने 7 साल तक उस धोखे को बढ़ावा दिया। सास का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ बोलती उससे पहले ही वकील साहब ने मुझे अंदर बुला लिया। अदालत में पहली सुनवाई खत्म हुई। जज ने अगली तारीख दे दी। अभी कुछ फैसला नहीं हुआ था, पर उस एक दिन में मैं समझ गई थी अब पीछे नहीं हटना है। सब कुछ छोड़ दूंगी, पर अपना फैसला नहीं छोड़ूंगी। मैंने ट्यूशन सेंटर में फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। मीरा मैडम ने मुझे 3,000 रुपए महीना देने शुरू कर दिए। बहुत कम थे, पर मेरे लिए अमूल्य थे। यह मेरी अपनी कमाई थी। मैं सुमन के घर से शिफ्ट हो गई। एक छोटा सा कमरा लिया दूसरे इलाके में, बहुत छोटा पर अपना। मैंने उस दीवार पर एक पोस्टर लगाया, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, इसलिए खुद बनो अपना हीरो। हर सुबह उठकर खुद से कहती, तन्वी तुम कर सकती हो, तुम नौकरानी नहीं हो, तुम और हो। लेकिन रातें बहुत कठिन थीं, अकेलेपन की, सन्नाटे की। कभी कभी लगता कि बस घर लौट जाऊं, सब सह लूं, पर सुबह होते ही वह सब याद आता। तस्वीरें, रजत की बेरुखी, और वह दिन जब श्रुति ने मुझसे कहा था, तू बहुत लकी है तन्वी, रजत जैसा लड़का तुझसे शादी करेगा, तेरी किस्मत फूटी पड़ी है। वही श्रुति, वही शब्द। अगली सुनवाई से पहले मेरे पास एक खत आया। पोस्ट से लिफाफे पर मेरा नाम था, मेरे किराए के कमरे का पता। बहुत कम लोग जानते थे कि मैं यहाँ रहती हूँ। खोला तो अंदर एक छोटा सा कार्ड था, बिना किसी हस्ताक्षर के। बस एक लाइन लिखी थी, वापस आ जा वरना बहुत बुरा होगा। मैंने कार्ड को देखा, समझ गई थी यह रजत का काम नहीं था। वह इतना सीधा नहीं है। यह उसकी माँ का था या श्रुति का, कोई ऐसा जो मुझे डराना चाहता था। मैंने कार्ड फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया, पर उसका असर मेरे मन पर पड़ा। कुछ दिनों तक मैं डरी हुई रही। रात को अकेले कमरे में ताला लगाकर सोती। सुमन रोज फोन करती, ठीक है न तू? मैं कहती हाँ। एक दिन मैं सेंटर से लौट रही थी तो रास्ते में श्रुति मिल गई। वह स्कूटी पर थी, मेरे सामने आकर रुक गई। उसने हेलमेट उतारा, चेहरे पर मेकअप था, होठों पर लिपस्टिक, बिल्कुल वैसी ही जैसी कॉलेज में हुआ करती थी। तन्वी कैसी हो? मैंने उसकी तरफ देखा। वही चेहरा जिसे मैं बहन मानती थी, वही आंखें जो कभी मेरे सुख दुख में बांटती थीं। आज वह आंखें मुझसे झूठ बोल रही थीं। ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक। सुन, तू रजत के खिलाफ केस क्यों कर रही है? उसकी कंडीशन बहुत खराब है, परिवार बिखर रहा है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे पति के परिवार के बारे में बात कर सकती हो? श्रुति का चेहरा सख्त हो गया। तन्वी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त? वो दोस्त जो मेरे पति के साथ होटल में जाती है, वो दोस्त जो मेरी पीठ पीछे मेरा घर उजाड़ रही है। श्रुति चुप हो गई, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर बोली, तन्वी, मैंने कुछ नहीं किया। रजत ने मुझसे कहा था कि तुमसे प्यार नहीं रहा, वह मुझसे शादी करेगा। मैं भी फंस गई। तुम फंस गई, और मैं जो 7 साल तक उस घर में नौकरानी बनी रही, जिसने तुम्हें बहन माना,
जिसने तुम्हारी शादी में तुम्हें सजाया, वो सब फंसने का नाम है। श्रुति रोने लगी, पर उसके आंसू अब मुझे छू नहीं सकते थे। श्रुति, अब तुम मुझसे दूर रहो। अगर तुम समझदार हो तो अपना रास्ता बदल लो, नहीं तो केस में तुम्हारा नाम भी आएगा। और मैं चुप नहीं बैठूंगी। श्रुति स्कूटी लेकर चली गई। मैं वहीं खड़ी रही। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी, पर दिल में बहुत थी। अदालत में दूसरी सुनवाई हुई। इस बार रजत ने अपनी तरफ से कोई नया सबूत नहीं पेश किया। वकील साहब ने मेरी तरफ से तस्वीरें पेश की। रजत के वकील ने कहा, ये तस्वीरें फर्जी हैं, कोई भी इन्हें बना सकता है। तब सुमन ने कदम बढ़ाया। उसने अदालत में बयान दिया, मैं रजत के ऑफिस में काम करती हूँ। उनके और श्रुति के संबंधों के मैंने खुद देखा है। ये तस्वीरें असली हैं और मेरे पास और भी सबूत हैं, उनकी चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स। रजत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसी की कर्मचारी उसके खिलाफ गवाही देगी। जज ने सुमन के बयान को रिकॉर्ड कर लिया। अगली तारीख तय हुई। अब फैसला होना था कि सब काफ़ी हैं या नहीं। अदालत से बाहर निकले तो रजत ने मुझे रोका। उसकी आंखों में गुस्सा था, डर था और शायद कुछ और भी। तन्वी, तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। मैं तुम्हें नहीं कर रही, तुमने खुद को किया है। प्लीज़ केस वापस ले लो। मैं तुम्हें मान लेता हूँ। श्रुति को छोड़ दूंगा, तुम वापस आ जाओ। मैं चुप थी। तुम्हारी सहेली श्रुति, तुम्हारी अपनी बहन जैसी, तुम उसके बारे में क्या बोलोगी? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा था। श्रुति को छोड़ने का वादा कर रहा था, यानी उसके साथ भी वैसा ही करेगा जैसा मेरे साथ किया। एक औरत को बर्बाद करके दूसरी के पास चला आया। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। रजत, तुम नहीं बदलोगे और मैं तुम्हारा झूठा वादा सुनने के लिए अपनी जिंदगी वापस बर्बाद नहीं करूंगी। मैं वहां से चली गई। 3 दिन बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने श्रुति थी। उसके हाथ में एक बैग था। चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल। तन्वी, मुझे रख ले कुछ दिन। रजत ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने कहा कि सारी गलती मेरी है। उसने मुझे पीटा। मैंने उसे देखा, वही श्रुति जो कभी मेरी बहन थी, फिर मेरी दुश्मन और अब मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, टूटी हुई, संभलने को बेताब। मैंने दरवाजा खुला रखा। अंदर आ जा। वह अंदर आई, देर तक रोती रही। मैं चुपचाप बैठी रही। उसने रजत से जो सुना था वही मैंने 7 साल सुना था। अब उसकी बारी थी। तन्वी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा बहुत बुरा किया, पर मुझे पता नहीं था कि वह इतना बुरा इंसान है। मैं चुप थी। माफी के शब्द मेरे पास नहीं थे, कम से कम अभी नहीं। श्रुति, मैं तुझे रख सकती हूँ कुछ दिन, पर माफी मत मांग। अभी नहीं, शायद कभी। वह सिर झुकाए बैठी रही। उस रात हम दोनों उस छोटे से कमरे में बैठे रहे। 2 औरतें जिन्हें एक ही आदमी ने धोखा दिया था। एक पत्नी, दूसरी प्रेमिका, दोनों बर्बाद, दोनों अकेली। और उस आदमी की जिंदगी अब भी चल रही थी, हो सकता है किसी और के साथ। मैंने सोचा, औरतें हमेशा एक दूसरे की दुश्मन क्यों बन जाती हैं? असली दुश्मन तो वह है जो हमें इस्तेमाल करता है, पर हम एक दूसरे को काटने में लग जाती हैं। अगली सुबह मैंने श्रुति से कहा, तू यहाँ रह, पर एक शर्त है। क्या? तू कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही नहीं देगी। अगर रजत ने तुझसे कहा भी तो मना कर देना और मुझसे सच बोलना, हर बार। अब झूठ नहीं। श्रुति ने सिर हिलाया। सच बोलूंगी, अब झूठ नहीं। उसी दिन मैंने वकील साहब को बुलाया और श्रुति का बयान लिखवाया। श्रुति ने सब कुछ कबूल किया। कैसे रजत ने उसे फंसाया, कैसे उसने झूठे वादे किए, कैसे वह भी उसके जाल में फंस गई। अब हमारे पास 3 गवाह थे, सुमन, श्रुति और मैं। रजत की हार तय थी, पर जीत का एहसास अजीब था। मैं अपने पति पर केस जीत रही थी, अपनी बेवफा सहेली को अपने साथ रखा था और अपने ससुराल से हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। पर क्या मैं खुश थी? नहीं, पर मैं आज़ाद थी और शायद खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है आज़ादी। श्रुति मेरे साथ रहने लगी।
2 हफ्ते में ही दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया था। नफरत धीरे धीरे पिघल रही थी, पर पूरी नहीं पिघली थी। मैं उसे रोज सुबह चाय देती, वह शाम को खाना बना देती। हम बातें करते, कभी कभी कॉलेज के दिन याद करते, जब हम एक ही कमरे में रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे के सपने साझा करते थे। वही श्रुति, वही मैं। पर अब सब कुछ बदला हुआ था। एक रात उसने मुझसे कहा, तन्वी, मैंने तुझसे जो किया उसकी सजा मैंने पाली। रजत ने मुझे पीटा, मुझे घर से निकाला। मेरे पास न कोई अपना है, न कोई सहारा, बस तू है। और तू मुझसे बात कर रही है, मेरे साथ रह रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा, श्रुति, मैंने तुझे माफ नहीं किया है, शायद कभी नहीं करूं, पर मैंने फैसला किया है कि अपने दुश्मन से भी इंसानियत का सलूक करूंगी, क्योंकि अगर मैं तुझसे वैसा ही बर्ताव करूंगी जैसा तूने मेरे साथ किया, तो मैं तुझसे बेहतर क्या हूँ। श्रुति रो पड़ी। मैंने उसे रोने दिया। इस बार मैंने उसे थपकी नहीं दी, क्योंकि थपकी देने का एहसास नहीं था। बस एक औरत थी मेरे पास जो रो रही थी, और मैं चुप थी। अदालत में अगली सुनवाई से पहले रजत ने आखिरी दांव खेला। उसने अपने वकील के मार्फत संदेश भेजा, तन्वी, अगर तुम केस वापस ले लो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, एक मुश्त, और गुजारा भत्ता भी। बस मुझे बदनाम मत करो। मैंने उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। पैसा मेरे लिए अब उतना मायने नहीं रखता था जितना मेरी अपनी इज्जत मायने रखती थी। मैंने 7 साल उस घर में गुलामी की थी। अब वो गुलामी खत्म हो रही थी। क्या मैं उसे पैसों के बदले बेच सकती थी? नहीं। श्रुति ने मुझसे कहा, तू पैसे लेकर अपना काम कर, नया घर ले लेना, कम से कम आर्थिक तंगी तो नहीं होगी। श्रुति, पैसे से क्या होगा? मैं वो पैसे लेकर जब अकेले कमरे में बैठूंगी तो वो पैसे मेरी रातें गर्म नहीं करेंगे, वो पैसे मेरी बदनामी नहीं मिटाएंगे। रजत ने मुझे 7 साल तक नौकर रखा, पर कभी पत्नी नहीं समझा। वह हर रोज मुझसे कहता था, तुम हो कौन? आज वही सवाल पैसों के जरिए पूछ रहा है। मैं जवाब दूंगी, हाँ, मैं वही हूँ, पर अब मैं उसके नौकर से हीरो बन चुकी हूँ। श्रुति चुप हो गई। सुनवाई से एक रात पहले रजत ने मुझे फोन किया। मैंने सोचा, अब ब्लॉक तो कर दिया था, पर उसने दूसरे नंबर से किया। रजत था। उसकी आवाज बिल्कुल टूटी हुई थी। 7 साल में पहली बार मैंने उसे इतना कमजोर कभी नहीं सुना था। तन्वी, सुन, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, पर मैं तुझसे एक बार फिर मिलना चाहता हूँ, आखिरी बार कल कोर्ट से पहले। नहीं, प्लीज तन्वी, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, तुझसे, तुम्हारे माता पिता से, सबसे। रजत, माफी अब किसी काम की नहीं। तुमने 7 साल मुझे माफी मांगने का मौका दिया होता तो शायद आज कुछ और होता, पर तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि तुमने मेरे साथ क्या किया। आज जब तुम हार रहे हो तब एहसास हुआ है। ये माफी नहीं, हार है। मैंने फोन रख दिया। उस रात मैं सोई नहीं। श्रुति भी जाग रही थी। दोनों चुप थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वही दूर का बंगला जहां उस रात एक औरत खड़ी थी जिसने मुझे हाथ हिलाया था। वह औरत कोई और नहीं, श्रुति थी। उसी बालकनी से उसने मुझे देखा था जब वह रजत के घर में छुपकर आती थी। उस रात वह हाथ हिला रही थी, शायद अपनी सहेली को जिसके पति के साथ वह सो रही थी। कितना अजीब संयोग है जिंदगी। सुबह हुई। मैंने वही सादा साड़ी पहनी जिसमें मैं घर से निकली थी, बिना गहनों के, बिना श्रृंगार के। श्रुति ने मुझसे कहा, कोई अच्छा सूट पहन ले, कोर्ट जा रही है। नहीं, मैं वैसी ही जाऊंगी जैसी मैं हूँ, असली नकली नहीं। श्रुति मेरे साथ कोर्ट चली। सुमन भी आई, मीरा मैडम भी, 3 औरतें मेरे साथ खड़ी थीं। कोर्ट में रजत आया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पहली बार, पर मैंने उससे नजरें नहीं मिलाईं। जज साहब ने सबूत देखे, गवाहों के बयान सुने। उन्होंने रजत से पूछा, क्या आप अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं? रजत चुप था। क्या आप अपने पति के दायित्वों का पालन करेंगे? रजत ने कहा, जी। तो फिर अदालत पत्नी के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित करती है। साथ ही
पति पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 50,000 रुपये प्रति माह अदा करेगा और वैवाहिक घर में पत्नी का हिस्सा भी दिया जाएगा। जज ने मुहर लगा दी। मैं आज़ाद हो गई थी। कोर्ट से बाहर निकली तो रजत ने मुझे फिर रोका। उसके हाथ में एक चेक था। तन्वी, अगले महीने से हर महीने ये पैसे तुम्हारे खाते में आएंगे। मैंने चेक की तरफ नहीं देखा। रखो, मुझे नहीं चाहिए। तुम पागल हो? ये तुम्हारा हक है। मेरा हक तो वो था जो तुमने 7 साल में नहीं दिया। सम्मान, प्यार, औरत होने का एहसास, वो तुम नहीं दे सकते। ये पैसे भी तुम्हारे एहसान की तरह लगेंगे। मैं उनके बिना रहूंगी, उनके साथ नहीं। मैं वहां से चली गई। श्रुति और सुमन मेरे साथ थीं। रास्ते भर चुप रही। घर पहुंचकर मैंने श्रुति से कहा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। श्रुति का चेहरा गिर गया। क्यों? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मैंने यह सीखा, तुम भी सीखो। मैं तुम्हें 1 महीने का किराया दूंगी। एक नया कमरा ले लो, कोई काम ढूंढो, पर मेरे साथ मत रहो। तन्वी, तू मुझे छोड़ रही है। नहीं, तुझे खड़ा कर रही हूँ। अपनी जिंदगी जी, और याद रखना, तूने जो किया उसकी सजा मैं नहीं, तेरा अपना ज़मीर देगा। श्रुति रोती हुई चली गई। उसके जाने के बाद कमरा बिल्कुल सूना हो गया, पर मुझे अकेलेपन का डर नहीं था। मैं अकेले डरती थी। उस घर में जहाँ 7 साल लाखों लोगों के बीच अकेली थी, अब इस छोटे से कमरे में अकेली थी, पर खुश थी। मैंने मीरा मैडम को फ़ोन किया। मैडम, मैं फुल टाइम काम करूँगी और चाहूँगी कि आप मुझे और जिम्मेदारी दें। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आज से ठीक 1 साल बाद मैं उसी छोटे से कमरे में बैठी हूँ, पर अब यह कमरा छोटा नहीं लगता। इसमें मेरी किताबें हैं, मेरे बच्चों के बनाए कार्ड हैं, एक छोटी सी टेबल है जिस पर मैं पढ़ाती हूँ, और एक खिड़की है जिससे शाम को सूरज की आखिरी किरण दिखती है। सेंटर अब बड़ा हो गया है। मीरा मैडम ने मुझे पार्टनर बना लिया है। हमने दूसरा भवन लिया है। अब 50 से ज़्यादा बच्चे आते हैं। मैं सुबह से शाम तक वहाँ रहती हूँ। बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनकी कॉपियाँ चेक करती हूँ। कभी कभी उनके घर जाकर उनकी माँओं से भी मिलती हूँ, उन माँओं से जो शायद मेरी तरह ही किसी न किसी उम्मीद में बंद हैं। कुछ महीने पहले मेरे पिता का फ़ोन आया था माँ से बात करने के लिए। मैंने सोचा शायद अब समय आ गया है। मैं गई। पिताजी ने मुझे देखा, बिना कुछ कहे मेरे सिर पर हाथ रखा। माँ रोई। मैंने कहा, अब मैं वापस नहीं आऊँगी, पर आपसे दूर नहीं रहूँगी। आप मेरे घर आ सकते हैं। वह घर जो मैंने उसी महीने किराए पर लिया था। एक छोटा सा मकान, 2 कमरे, एक छोटी सी बगिया, सेंटर के पास ही। मैं हर सुबह उस बगिया में बैठकर चाय पीती हूँ। माँ पिता अभी नहीं आए हैं, पर उनका रूठना अब धीरे धीरे पिघल रहा है। शायद अगले महीने। रजत अब अखबारों की खबर नहीं रहा। उसकी कंपनी में कोई बड़ा घोटाला हुआ था। उसके बाद उसका बिजनेस ढह गया। कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि वह अब किसी छोटे से शहर में रहता है, अपनी माँ के साथ। श्रुति को उसने पूरी तरह छोड़ दिया था। श्रुति अब किसी दूसरे शहर में है, एक छोटी सी नौकरी करती है। उसने मुझसे संपर्क नहीं किया, मैंने भी नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कोई शिकवा बाकी है, बस दूरी है। जैसे 2 रेल की पटरियाँ कभी मिलती नहीं, पर एक दिशा में चलती हैं। सुमन अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह मेरे सेंटर में पढ़ाने लगी है, अंग्रेजी पढ़ाती है। बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। हम अक्सर शाम को चाय पीते हैं, गपशप करते हैं। उसने मुझसे कहा, तू बहुत बदल गई है। पहले तू डरी रहती थी, आज तू डराती है। मैं हंस दी। एक दिन मुझे डाक से एक लिफाफा मिला, रजत के नाम से। मैंने खोला। अंदर एक कागज था, हस्तलिखित। रजत ने लिखा था, तन्वी, मुझे पता है मैं तुम्हारी माफ़ी का हकदार नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के हिसाब लगा लिए हैं। जो गलतियाँ मैंने की वो केवल तुम्हारे साथ नहीं थी, मेरे साथ भी थी। मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत, पर मैंने तुम्हें जो दर्द दिया वो मैं भोग रहा हूँ। शायद इसी में न्याय है। तुम अच्छी रहो। और हाँ, तुम सही थी, मैं कभी नहीं बदला,
पर मैं बदलना चाहता हूँ। देखेंगे कि हो पाता है या नहीं। मैंने वह कागज़ पढ़ा, फिर उसे मोड़कर अलमारी में रख दिया। जवाब नहीं लिखा, क्योंकि कुछ चीज़ों का जवाब सिर्फ चुप्पी होती है और कुछ चीज़ों का जवाब ज़िंदगी होती है। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, यही मेरा जवाब है। आज रविवार है, सेंटर बंद है। मैंने अपनी बगिया में एक नया गुलाब का पौधा लगाया है, उसे पानी दे रही हूँ। धीरे धीरे इस घर को अपना बना रही। 4 दीवारें हैं, पर ये दीवारें जेल नहीं, आशियाना है। मैं अक्सर सोचती हूँ, उस रात अगर मैं अपनी सालगिरह पर नौकरानी की तरह न खड़ी होती तो शायद यहाँ तक न पहुँचती। उस दिन जो पीड़ा थी उसी ने मुझे आज़ादी दी। तो शायद दर्द भी कभी का कभी गिफ्ट होता है, बस उसे पहचानना आता होना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है उस दिन रजत ने जो कहा था, तुम हो कौन, आज मेरे पास उसका जवाब है। मैं तन्वी हूँ, एक शिक्षिका, एक औरत, एक बेटी, एक दोस्त, एक लड़ाका, और सबसे बढ़कर मैं अपनी मालकिन हूँ, किसी की नौकरानी नहीं।